हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू बुक। आज हम पढ़ेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल विच इज़ रिटन बाय ऑथर स्टीफन कोवे। जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, मैंने फिर इन चैप्टर्स या सो कॉल्ड हैबिट्स को, जो 7 इफ़ेक्टिव हैबिट्स ऑथर ने यहाँ में डिस्कस किए हैं, उनको मैंने सिर्फ टॉपिक वाइज लिख लिया है। आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ किस तरह से ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। हैबिट 1 में वो डिस्क्राइब करते हैं इंट्रोडक्शन या एंट्री के साथ में कि बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी रिएक्ट करने के लिए नहीं, एक्शन लेने के लिए है। मतलब रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो ब्लेम करते रहते हैं। रिएक्टिव मतलब किस तरह के साथ आपके साथ कुछ हुआ, अगर आपने उसका रिएक्शन कैसा दिया, वो होते हैं रिएक्टिव टाइप के लोग। और प्रोएक्टिव होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर कुछ हुआ भी है तो मेरी वजह से हुआ है, और अगर हुआ है मेरी वजह से हुआ है तो आई ऑल्सो हैव पावर एंड कंट्रोल इन माई हैंड्स कि मैं उसे चेंज कर सकूं और बिल्कुल वैसे बदल सकूं जैसे मैं चाहता हूं या चाहती हूं। इसका मतलब ये है कि तुम डिसाइड करते हो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से बता सकती हूँ मैं आपको। अगर किसी मधुमक्खी ने एक इंसान को काट लिया है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उस मधुमक्खी का पीछा करके उसको मार दो, और या आपको जहाँ काट लिया है उसको ठीक करो। सिमिलरली दिस ऑल्सो अप्लाइज टू रिलेशनशिप एज वेल। कई लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं और वो अंदर से टूट जाते हैं। हालांकि वो बहुत ही वैसा स्टेज होता है कि जब आप चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते हो, यू आर टोटली ब्रेक डाउन और समझ नहीं आता कि करना क्या है। पर फिर भी कुछ लोग होते हैं जो प्रोएक्टिव तरह के लोग होते हैं। वो सोचते हैं जो हुआ वो हुआ, अब आगे तो बढ़ना ही है, यू हैव टू मूव ऑन। तो वो डिसाइड करते हैं और अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ जाते हैं। जबकि रिएक्टिव तरह के लोग जो होते हैं वो उसी वर्लपूल में या उसी चक्र में फंसे रह जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू मूव विथ न्यू थिंग्स अहेड इन लाइफ। और कहीं ना कहीं वो उनकी पर्सनल ग्रोथ को भी हैम्पर करता है। और इसीलिए आपको बार बार यही ध्यान रखना है कि मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ, विक्टिम नहीं। हैबिट नंबर 1 ये कहती है कि मैं क्रिएटर हूँ, मैंने जैसी लाइफ बनानी है वैसी मैं बनाऊँगा। और इसीलिए आपने देखा भी होगा, जनरली ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपके सराउंडिंग्स या आपका एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता आपकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि भले कैसी भी एनवायरनमेंट कंडीशंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिनको बढ़ना है वो बढ़े हैं। एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, उनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे, स्टिल ही हैड मेड इट टू द मार्क। सिमिलरली बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करूं तो उनके पास भी कुछ इतने रिसोर्सेज नहीं थे, स्टिल ही मेड अप टू द मार्क। तो आपकी थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव है और आपको प्रोएक्टिव बनना है, रिएक्टिव नहीं। फिर हैबिट नंबर 2 में ऑथर कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। हम हमेशा अक्सर गलती ये करते हैं कि हम इसका अंजाम क्या होगा वो नहीं सोचते। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी रिएक्शन देने से पहले, या कुछ इवन किसी सामने वाले को कुछ बोलने से भी पहले ये नहीं सोचते कि आखिरकार इसको अंदर से कैसा फील होगा। तो हम हमेशा अगर ये सोच करके चलें कि मैं ये जो बोलने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या पड़ेगा या उसका रिजल्टेंट इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर ये पहले से ही मैं इमेजिन कर लूँ अपने दिमाग में, तो मुझसे गलतियाँ नहीं होंगी, या गलती होगी भी तो नेग्लिजिबल, जिसको मैं ठीक कर सकती हूँ। तो पहले डिसाइड करो तुम्हें जाना कहाँ है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल बताऊँ, फिर तब प्लान बनाओ कैसे जाओगे। क्योंकि पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे IAS ऑफिसर बनना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से, तो मुझे पता चल गया मुझे IAS बनना है। अब मैं प्लान बनाऊंगी उसको करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम चाहिए। अच्छा, UPSC देना है। उसके बाद में क्लियर होना चाहिए कि कितने टाइम में देना है, सिलेबस कहाँ से है, फिर मैं बुक्स इकट्ठी करूँगी, फिर मेरे टीचर्स कौन से हैं, देन आई विल प्रैक्टिस राइटिंग दैट एग्ज़ाम। तो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे, तब जा कर के काम चलेगा। इसको कहते हैं ईटिंग एलिफेंट इन चंक। पूरा हाथ ही खाओगे तो अटक जाएगा, इसलिए उसको टुकड़ों में खाओ। फिर लाइफ में क्लियरिटी होनी चाहिए कि गोल क्या है। गोल पता होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या लाइफ से। ये पता होगा ना, योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। हर काम विजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन माइंड कि आखिरकार मैं ये कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। वो वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ईजी आपकी जर्नी होगी। तो हर एक्शन एक मिशन का पार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अगर UPSC की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, तो उसको पता होगा कि भाई मुझे ये एग्ज़ामिनेशन आने वाले 1 साल में क्लियर करना है, क्रैक करना है। तो उसका एंड रिजल्ट क्या है, क्लियरिंग दैट एग्ज़ामिनेशन। और क्यों करना है, फॉर मनी, पावर, फेम, वॉट एवर इट कुड बी। तो वो और फिर उसके ही अकॉर्डिंग एक्शन ओरिएंटेड उसको रहना पड़ेगा।
तो वो एक्शन भी वैसे करेगा, करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट आपको मिलेंगे। हैबिट 3 में वो बताते हैं पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमेशा जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट काम जो है उसको पहले करो, इम्पॉर्टेंट काम को पहले करो। अर्जेंट सबको लगता है, पर रियल फोकस वो है जो तुम्हारे गोल से जुड़ा हुआ काम हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ऊपर वाले में कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपका वो प्राइमरी गोल हो गया। अब उस यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन से लिंक या आसपास जितनी भी चीज़ें आती हो ना पेरीफेरी में, उसको आप प्रायोरिटी पे रख के उसको पहले दो, उसको पहले करो पर्सनल टेंशन दे करके। बाकी सारे काम आप या तो खुद किसी और से करवा सकते हो, जिसको कहते हैं डेलीगेट कर देना, या फिर थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं अगर, तो आप उनको डिले भी कर सकते हो, ये सोचिए कि अभी नहीं तो बाद में भी हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब कि कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है उसको पहले रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज़ इक्वल्स टू प्रायोरिटी मैनेजमेंट, मतलब टाइम जो मैनेज कर पाएगा वही इंसान ये पता लगा सकता है कि एक्चुअली में उसके साथ होना क्या है। टाइम इज़ द रियल मनी। क्यों? आपने कंपनीज में भी देखा होगा, कॉर्पोरेट्स में, कि जो काम एक बंदा कर सकता है उसके लिए अगर 100 एम्प्लॉय लगा रखे हैं, तो मतलब 10-10 घंटे भी अगर काम किया तो 3000 घंटे कंपनी को डेली बेस से मिल गए। तो वो उतना इफ़ेक्टिव और उतना आउटपुट आ गया ना। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का रियल मतलब है नो बोलना बेकार चीज़ों को। व्हाट इज़ डिसिप्लिन? आपने सुना होगा कि हूसो एवर इज़ फोकस्ड इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन विल बिकम विल रूल एंड अदर्स विल फॉलो। मतलब इस एज में जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई इन दिस वर्ल्ड, जब आपके पास आपको प्यार भी होगा, आपको कोई अच्छा भी लगेगा, शादी भी करनी है, सेटल भी होना है, इन सब चीज़ों के, इन सब डिस्ट्रैक्शंस के बीच में से आपको अगर ये लगता है कि हाँ मुझे प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, अगर आप उस पर फोकस कर पाते हो तो यू विल लीड, एंड जो नहीं कर पाते दे ऑल विल फॉलो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ऑथर कहते हैं हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन मतलब रियल लीडर वो है जो सबका फ़ायदा चाहता है। उससे क्या होगा, जैसे मतलब सबका फ़ायदा से मतलब ये नहीं है कि अकेले दूसरों का फ़ायदा देखो अपना मत देखो, सब में आप भी आ गए। जैसे हम भगवान से कभी कुछ मांगते हैं कि पूरी दुनिया का भला करो, तो पूरी दुनिया में आप भी आ गए तो आपका भी ऑटोमेटिकली भला होगा ही होगा। तो आप थोड़ा बिग पिक्चर लेके दिमाग में चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका भी अच्छा होना ही है। जीतना तभी मीनिंगफुल होता है जब दूसरा भी जीत रहा हो। एबेंडेंस माइंडसेट डेवलप करो, हर कोई ग्रो कर सकता है। मतलब कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब है जब आप टीम वर्क के बारे में बात कर रहे हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल, मुझे जीतने के लिए तुम्हारा हारना ज़रूरी नहीं। जैसे यूपीएससी में भी आपने देखा होगा, मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि लोग अपने नोट्स छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं, और उनको ये लगता है कि सिर्फ एक ही सीट है। अरे भाई 1000 सीट है, अपनी अपनी मेहनत अलग है, अपनी अपनी किस्मत अलग है, अपना अपना हार्ड वर्क करने का तरीका अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है। तो वाई टू बी अफ्रेड? आप बिगर पिक्चर लेकर के चलिए कि जितना होता है वी विल हेल्प ईच अदर। होता है तो अच्छी बात है, हमें अपना 100% देना है। सो विन विन सिचुएशन लेकर के चलोगे तो सबका भला होता है, इवन इंक्लूडिंग यू एज वेल, आपको इंक्लूड करके। हैबिट नंबर 5 में ऑथर कहते हैं सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले आपको समझने के लिए ना जवाब देना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि आपको समझने के लिए सुनो, ये नहीं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लौट करके इसको कुछ बोलना है रिटर्न में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल क्या है? डीप लिसनिंग। जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसमें देखने लायक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, आप इसको ऑडियो की तरह, पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो। तो सुनने से लिसनिंग पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। इवन आपको पता होगा योगिक निद्रा में जब होते हैं बड़े बड़े संत मुनि और ऋषि, आपने देखा होगा कि वो कुछ देख नहीं रहे होते, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते हैं। सिमिलरली वो साउंड्स पे कंसंट्रेट करते हैं। आप जब योगा करते हो तो आपको बोलते हैं आँख बंद कर लीजिए और सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स की आवाज़ को सुनिए, सिर्फ आसपास चिड़ियाँ चहक रही हैं, पानी की आवाज़ आ रही है, तो इससे लिसनिंग पावर स्ट्रांग होती है। सो देखने और बोलने से भी ज़्यादा आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होगी, तो आप ऑब्वियसली बाकियों से आगे होंगे। पहले समझो और फिर समझाओ, यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहते हैं हैबिट 5 में। और आपने देखा भी होगा
कि जितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं और चाहे वो बड़े बड़े इंटरव्यूअर हों, उनकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वो बड़बोले किस्म के नहीं होते। वो पूरी बात को पेशेंसली सुनते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड देन दे स्पीक फ्यू वर्ड्स। तो उनके वैल्यूज़, उनके वर्ड्स की भी कद्र होती है, वैल्यू होती है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सबसे शांत रहते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग, उनकी अगर कोई वैल्यूएबल बात वो कह रहे हो तो सब लोग ध्यान सुनते हैं। जबकि कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा बोल रहा हो, उसको लेट गो कर देते हैं कि ये तो बोलता ही रहता है। हैबिट 6 में सिनर्जाइज। हैबिट 6 है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज में हमें करना है टीम वर्क। सिर्फ मिल के काम करना नहीं, मिल के बेटर काम बनाना है। मतलब सिर्फ काम करने को कर लिया, नॉट लाइक दिस। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 और 1 11 होता है। 1 और 1 11 कब होता है? जब सिनर्जी होती है। मतलब आपको समझाना चाहूँगी, डिफरेंस को रिस्पेक्ट करो। मतलब आपके सामने वाले को अगर जो चीज़ नहीं आती वो आपको आती है, और जो आपको नहीं आती वो उसको आती है। तो इन चीज़ों को एक्सचेंज करके अपने आगे बढ़ने के लिए यूज़ करो। उसी में अटके मत रह जाओ कि तुझे ये नहीं आता, नीचा दिखाने मत अटके रहो। अलग होने से नहीं, अलग अलग होने के बावजूद एक होने से नई ताकत बनती है। मतलब मेरे पास जो स्ट्रैटेजी नहीं है, शायद मेरे दोस्त के पास है, वो मैं उससे सीख सकती हूँ, और वो जो उसके पास है मेरे पास नहीं है, वो मैं उससे सीख सकती हूँ और वो मुझसे सीख सकता है। म्यूचुअल है ये, तो हम दोनों की ग्रोथ होगी इसमें। एंड हैबिट नंबर 7, जिसमें ऑथर कहते हैं शार्पन द सॉ। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई पेड़ कट करना है तो 90% आपको अपना टाइम जो है उसको कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए देना चाहिए, ताकि अगले 1 घंटे में आप फट 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 काट दो उसकी पेड़ को। सिमिलरली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल, चाहे स्पिरिचुअल। अगर ब्रेक डाउन करूँ तो यहाँ पे कहने का मतलब है एक्सरसाइज डेली। ऐसा नहीं कि मैं आज जिम गया और मैंने 2 घंटे कर लिए और फिर मैं पूरे 1 साल तक नहीं गया। नॉट लाइक दिस। ओनली 15 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, बट डेली। रिपीटेशन मेक्स परफेक्शन। मेंटल पीस के लिए आप अपने साथ टाइम बिताइए 10 मिनट डेली। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल के लिए आप जिस इंसान के साथ बिताना अच्छा लगता है आपको समय, 10-15 मिनट आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, उससे बात करिए। स्पिरिचुअल के लिए 10 मिनट भगवान का भी नाम ले लीजिए, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है, हम 50 चीज़ करते हैं लेकिन कभी ऊपर वाले को याद नहीं करते। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। सो टू समराइज़ कि यूपीएससी हो या बिज़नेस हो, सेल्फ रिन्यूअल बहुत ज़रूरी है। खुद को क्वेश्चन करना कि अभी कहाँ कमी है, इन कमी को मैं दूर कैसे कर सकता हूँ। खुद को क्वेश्चन करोगे तो आंसर ही मिलेगा। वर्क हार्ड बट ऑल्सो रिकवर स्मार्टली। और इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि टाइम टू टाइम ब्रेक लें। ऐसे नहीं कि या तो ब्रेक लिया तो चल ही रहा है ब्रेक, और या काम कर रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं। यू नीड टू वर्क लिटिल ब्रेक्स विथ टाइम टू टाइम। एक पैटर्न होना चाहिए हर चीज़ को करने का। एक्स तेज़ रखो ताकि काटना आसान हो जाए। हैबिट नंबर 7 में ऑथर ये कहना चाहते हैं।